Good morning, students. Let's start our lecture number 7 of the periodic table. और कल मैंने आप लोगों को उसमें बताया था कि हम लोग आज आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सब के बारे में बात करने जा रहे हैं। कल मैंने आप लोगों को एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे दी थी। तो चलिए आगे की बात करते हैं। पीरियोडिक टेबल लेक्चर नंबर 7। मेरे हिसाब से शायद लेक्चर नंबर 6 कल हो गया था बेटा आपका, जिसमें मैंने आपको एटॉमिक साइज का ट्रेंड समझाया था। लेक्चर नंबर 7 अब मैं नया पार्ट आपको शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है आयनाइजेशन पोटेंशियल। एनर्जी, इसी को हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल। देयर इज ए स्लाइट डिफरेंस इन बिटवीन द एनर्जी एंड पोटेंशियल, नीचे मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखें। पहले तो इसकी डेफिनेशन कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या चीज है। द एनर्जी रिक्वायर्ड the energy required to remove the last electron from isolated gaseous state of an atom is known as ionization energy. मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है E, इस एलिमेंट का आइसोलेटेड गैसेस स्टेट है और इसको हमको E पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसको मैं जितनी एनर्जी यहाँ रिक्वायर होगी उस एनर्जी को मैं आयनाइजेशन एनर्जी, ionization energy is the required energy. अब आयनाइजेशन पोटेंशियल किसको कहते हैं? देखो बेटा, आयनाइजेशन पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी अपॉन चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power minus 90 is known as the ionization potential. अब अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इसको IE कह सकते हैं या IE1 कह सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इस E पॉजिटिव के स्टेट से थोड़ी सी एनर्जी लगा के, मैं एनर्जी यहां दिखा देता हूं बेटे, थोड़ी सी एनर्जी लगा के मैं इसे E2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करता हूं तो बेटे एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा, इसे कहेंगे IE2। एंड द सिमिलर मैनर, अगर मैं यहाँ पर आई एक इलेक्ट्रॉन और निकालूं तो फिर IE3, IE4, IE5, इसको मैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कह सकता हूं।
और ये जो रिक्वायर्ड एनर्जी है IE1, इट इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो नाउ हमारे पास एक नया कंसेप्ट डेवलप हो गया बेटे, IE1, I2, I3 and so on are known as successive ionization energies। और ऑलवेज इसको मैं दूसरे पेन से लिखूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, लिखिए, ऑलवेज IE1 is smaller, IE2 is larger than IE3, then IE4 and so on। तो मैंने आपको यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखा है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लास्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस स्टेट ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के आइसोलेटेड गैस स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस एनर्जी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे उसको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, दूसरा निकालोगे सेकंड, तीसरा निकालोगे थर्ड, चौथा निकालोगे फोर्थ। और जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाओगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगातार बढ़ता चला जाएगा, कैटायन बनता चला जा रहा है। इसीलिए द सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ द एलिमेंट्स विल इंक्रीज। ऐसा कभी नहीं होगा कि IE2 की वैल्यू कम हो जाए, नहीं, IE2 या IE3 या IE4 की वैल्यू पीछे वाली वैल्यूज से हमेशा क्या होंगी बेटे, ज्यादा होंगी। समझ बात आ रही नहीं आ रही? ये सारी वैल्यूज हमेशा जो है उससे ज्यादा पाई जाए। दिस इज द सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है। अच्छा, थोड़ा सा ट्रेंड की बात कर लेते हैं। ये तो आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात कर ली। ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल इन द पीरियड, अब पीरियड में मैंने आपको क्या बताया था, पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, ठीक है बेटे, लेफ्ट मैंने कल क्या बताया था आपको, एल्कली मेटल्स, और राइट मैंने क्या बताया था, हैलोजन। तो आयनाइजेशन एनर्जी IE1 की बात कर रहे हैं, इंक्रीजेस। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है। और जब हम ग्रुप में, इन द ग्रुप अप टू डाउन जाएंगे, तो इन द ग्रुप, इन द ग्रुप हम जब अप टू डाउन जाएंगे, अप टू डाउन जाएंगे, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू IE1 की वैल्यू क्या काम करेगी बेटे, डिक्रीज करेगी। ऐसा क्यों? IE1 की वैल्यू लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज कर रही है, क्योंकि साइज लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज करता है। और जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज करती है। IE की वैल्यू अप टू डाउन जाने पे डिक्रीज कर रही है। क्यों डिक्रीज कर रही है? क्यों डिक्रीज कर रही है? क्योंकि जो साइज इंक्रीजेस, IE decreases because size increases, IE increases because size decreases। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ भी गौर करना पड़ेगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर टूवर्ड्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब अगर मैं नोबल गैसेस की बात करूं, तो नोबल गैसेस के लिए जो IE की वैल्यू होगी वो हाईएस्ट हो जाएगी। तो यहां पे लिखेंगे IE1 of noble gases is
highest because of stable EC. What is EC? Electronic configuration. नोबल गैसेस के लिए IE1 की वैल्यू हाईएस्ट हो जाएगी क्योंकि उसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब बेटे इस ट्रेंड में क्या क्या फॉल्ट्स हैं हम उनको थोड़ी देर देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस ट्रेंड की फॉल्ट्स के बारे में बात करते हैं। हम पीरियड में जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। नियोन के लिए IE1 की वैल्यू हाईएस्ट होगी, यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला जा सकता। चलिए, लिथियम का एक इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में है और हम आसानी से उस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। आप सभी जानते हैं एल्कली मेटल्स आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जरा बेरिलियम और बोरॉन की बात करते हैं। अगर मैं बेरिलियम और बोरॉन की बात करूं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन NH2 है और इसका कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP1 है। बेटा NH2 is a highly stable configuration. It is fully filled and the S has greater value of penetration. तो पहली बात है fully filled, सबशेल, और दूसरी बात है, दूसरी ही बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रेटर पेनिट्रेशन पावर। ग्रेटर पेनिट्रेशन पावर। इस केस में NP1 वाले केस में पहली बात तो यह है इनकम्प्लीटली फिल्ड। इनकम्प्लीटली फिल्ड P सबशेल, जैसे यहां पर S सबशेल की बात कर रहा हूं, यहां पर P सबशेल की बात करूंगा। और दूसरी बात यह है लेसर पेनिट्रेशन पावर। लेसर पेनिट्रेशन पावर। अब इसमें होगा क्या? हमको मालूम है ये वाला ग्रुप हमारा सेकंड ए है और ये वाला ग्रुप हमारा थर्ड ए है। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो थर्ड ए बाद में आ रहा है, इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द जनरल ट्रेंड। लेकिन होता क्या है, ज्यादा पेनिट्रेशन है, एस से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है और एस फुल्ली फिल्ड है। इसीलिए IE1 of second A is greater than the IE1 of third A. सेकंड ए का IE1 थर्ड ए की IE1 से ज्यादा हो जाता है। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। The IE1 of second A is greater than that of third। डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं इसके बारे में कि सेकंड ए से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल। अच्छा, कोई बच्चा ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सर NH2 में तो चलिए मान लेते हैं कि 2 फुल्ली फिल्ड है। अच्छा, एल्कली मेटल में भी तो पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होना चाहिए, NS1। बेटा ध्यान रखना, S का पेनिट्रेशन तो P से ज्यादा है, मैं ये बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन S में 1 इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होता। अब तुम कहोगे कि सर S में 1 इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड तो हो सकता है, नहीं। ध्यान रखिएगा, S कभी भी हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी नहीं शो करता।
हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी पी से शुरू होती है, एस से नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसीलिए एल्कली मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, क्योंकि NS1 हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी शो नहीं करता। अच्छा, और क्या है? जरा बेटा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को देखिए। ये फिफ्थ ए ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल है और ये सिक्स्थ ए ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। फिफ्थ ए का मतलब 15th ग्रुप और सिक्स्थ ए का मतलब 16th ग्रुप। सेकंड ए का मतलब सेकंड ग्रुप और थर्ड ए का मतलब 13th ग्रुप। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत? नाइट्रोजन में NP3 का कॉन्फ़िगरेशन है और ऑक्सीजन में NP4 का कॉन्फ़िगरेशन है। NP3 यहां पे मैं ऊपर लिखे दे रहा हूं, ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी is generated due to the generation of the extra stability in the nitrogen. NP3 is highly stable. As the NP3 is highly stable, to remove the electron from NP3 become difficult, and to remove the electron from NP4 become easy, because after removing the electron from NP4 we get the half filled configuration. तो सिमिलर मैनर में ध्यान रखिएगा कि IE1 यहां लिखे दे रहा हूं मैं, IE1 of 15th group is greater than that of 16th group, क्योंकि 16th ग्रुप में इनकम्प्लीटली फिल्ड P है, जबकि 15th में P हाफ फिल्ड है। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये आपका पहला जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका डेवलप हो गया कि जो है फर्स्ट केस जिसमें आपको दो चीजें समझ में आई कि सेकंड और 13 मतलब सेकंड ए और थर्ड ए और फिफ्थ ए और सिक्स्थ ए, इनमें एक्सेप्शंस हैं नॉर्मल ट्रेंड। अच्छा, और कहीं पर? चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब मैं ग्रुप में आपको बताने जा रहा हूँ कि ग्रुप में क्या एक्सेप्शंस हैं। देखिए, इन द ग्रुप की बात करता हूँ। इन द ग्रुप, फर्स्ट केस बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। The size of gallium is smaller than that of the aluminium. कल हम लोगों ने ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की बात की थी, तो इसी को यहां हम लिखेंगे as because size of gallium is smaller than that of aluminium. The ionization energy of gallium IE1 become larger than aluminium. पहला तो ये ट्रेंड आ गया। अच्छा, इसके बाद सेकंड, कल हमने बात की थी 3D 4D 5D, तो स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक हमारे पास 3D सीरीज, यट्रियम 39 से कैडमियम 48 तक हमारे पास 4D सीरीज, लेंथेनियम 57 से हॉफनियम 72, सॉरी, लेंथेनियम 57 एंड हॉफनियम 72 से लेकर मरकरी 80 तक हमारे पास 5D सीरीज। ये 3D सीरीज
ये 4D सीरीज और ये 5D सीरीज। जर्कोनियम 40 कल बताया था मैंने आपको, से लेकर कैडमियम 48 और हाफनियम 72 से मरकरी 80, इनका साइज बराबर हो जाता है। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज तो 5D में बहुत ज्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा और साइज बराबर है, तो जरा ध्यान से देखिए क्या ट्रेंड डेवलप होगा। देखिए 3D से जब हम 4D में जाएंगे तो क्या होगा, साइज इंक्रीजेस, thus आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। लेकिन जब हम 4D से 5D में जा रहे हैं तो साइज remains same but z effective increases, but z effective increases, thus IE1 of 5D series is greater than that of 4D series members। तो 5D सीरीज मेंबर्स का IE1 बड़ा हो जाता है इन कंपैरिजन टू 4D सीरीज मेंबर्स। क्यों? क्योंकि 5D सीरीज मेंबर्स का जो IE1 है उसमें जेड इफेक्टिव बहुत ताकतवर हो गया, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया। साइज बढ़ा नहीं, जेड इफेक्टिव ताकतवर हो गया, तो उतने ही साइज में ज्यादा पावर न्यूक्लियस की लग रही है, और जब न्यूक्लियस की ज्यादा पावर लग रही है तो 5D सीरीज का IE बढ़ जाता है। तो बेटा ये दोनों ही एक्सेप्शंस पाए जा रहे हैं इन द आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, और कोई इंपॉर्टेंट बात आयनाइजेशन एनर्जी में? हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी में दो एक बातें काफी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिए। हाँ तो बेटे मैं आपको बता रहा था कि IE में कोई और भी इम्पोर्टेंट है। तो IE का एक इम्पोर्टेंस है कि वी कैन प्रेडिक्ट द ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फ्रॉम डेल्टा IE वैल्यूज ऑफ सक्सेसिव IEs, we can easily predict the stability of ऑक्सीडेशन स्टेट। रूल क्या है? देखिए, इफ डेल्टा IE is smaller than or equals to 15 electron volt, then lower oxidation state is unstable। दूसरा रूल क्या है? इफ डेल्टा IE is greater than or equal to 16 electron volt, then ये then होगा, then lower oxidation state is stable। इन दोनों चीजों को ध्यान से देखिएगा।
क्या कहा जा रहा है? मान लीजिए कि हम एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं, तो एल्युमिनियम में पहला इलेक्ट्रॉन निकालिए Al1 पॉजिटिव, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालो Al2 पॉजिटिव, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालो Al3 पॉजिटिव, चौथा इलेक्ट्रॉन निकालो Al4 पॉजिटिव। पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो तकरीबन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रिक्वायरमेंट होगी पहले इलेक्ट्रॉन के लिए। दूसरा निकालेंगे तो तकरीबन 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तीसरा निकालेंगे तो तकरीबन 28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रिक्वायरमेंट होगी। और चौथा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो जरा ध्यान से देखिए भाई, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड की मतलब डेल्टा आई ई 2-1 देखूं तो ये 6 और 18 में करीबन 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो फर्स्ट जो है Al1 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है, Al2 पॉजिटिव दूर से दिखाई दे रहा है कि 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है, और 15 से छोटा है तो लोअर अनस्टेबल होता है। इसका मतलब 2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल। अच्छा, अच्छा 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव में देखिए तो डेल्टा आई ई निकाल लीजिए बेटा 3-2 का। 3-2 में देखें तो 28 और 18 तो करीबन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस। तो अब 3 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है या 2 पॉजिटिव, तो लोअर तो कम स्टेबल होगा। इसका मतलब 2 पॉजिटिव कम स्टेबल है और 3 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, और आगे बढ़ते डेल्टा आई ई निकाल लो बेटे 4-3 का। अगर 4-3 का डेल्टा आई ई निकालता हूं तो ये 28 है और ये 120 है, तो तकरीबन 91 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस। इसका मतलब क्या हो गया, Al3 पॉजिटिव और Al4 पॉजिटिव के बीच का डिफरेंस 91 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और मैंने अभी भी बताया अगर 16 या 16 से ज्यादा है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, फिर हाइयर स्टेबल नहीं। इसका मतलब Al4 पॉजिटिव का बनना पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, इन दिस केस Al3 पॉजिटिव इज हाईली स्टेबल। अच्छा, लोअर वाली भी क्या स्टेबल होगी? बिल्कुल स्टेबल नहीं होगी, क्योंकि लोअर वाली जितनी भी हैं उसमें जो डेल्टा आई ई की वैल्यू है वो 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है, जो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। तो लोअर वाली कभी भी स्टेबल नहीं। दो एक पॉइंट और हम लिख सकते हैं बेटे, वो काफी आसान है लेकिन फिर भी उनको समझ लेना जरूरी है। एक दो पॉइंट और हम एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं इसमें। लोअर वैल्यू ऑफ आई ई मतलब एलिमेंट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एलिमेंट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। as the IE value increases, electropositive nature decreases। और ये पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड से दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर डिक्रीजेस का एक मतलब और भी तो है, मेटेलिक नेचर डिक्रीजेस। मेटेलिक नेचर डिक्रीजेस। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो राइट में पी ब्लॉक है और उसमें मेजोरिटी में नॉन मेटल्स,
अप टू डाउन जाते हैं तो आई ई वैल्यू लगातार डिक्रीज कर रही है, तो मेटेलिक नेचर जो है हमारे पास इंक्रीज करेगा। जरा बना लो, यहां बनाता हूं, अप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट किस में जा रहे हैं, पीरियोडिक टेबल। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो मेटेलिक नेचर, मेटेलिक नेचर क्या काम करेगा, डिक्रीज करेगा। और अप टू डाउन जाओगे तो मेटेलिक नेचर, मेटेलिक नेचर इंक्रीज करेगा। थोड़ा सा स्पेलिंग सही कर देता हूं आपकी। आई सी। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओगे मेटेलिक नेचर डिक्रीज करेगा। पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन जाओगे, ये वाला क्या है, अप टू डाउन, अप टू डाउन। और ये वाला क्या है, लेफ्ट टू राइट। इसीलिए पी ब्लॉक में मेजोरिटी में हमारे पास नॉन मेटल्स अवेलेबल। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये बेटा आईई के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं उसको। पहला वर्ड समझिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसको हम ई ए कहते हैं, और थर्मोडायनेमिक्स की भाषा में इसी को इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहेंगे। दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंथैल्पी निकालने के लिए हमको सीपीसीवी का यूज करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बात तो एक ही है, लेकिन उनका वैल्यू अलग अलग होगा। क्या चीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, amount of energy released when an extra electron is added to the neutral gaseous state, isolated state of an atom is EA1 और डेल्टा H EZ1। जैसे देखो, हमने जो है किसी एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो वो एलिमेंट ई निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा, और वो एनर्जी हो जाएगी हमारी ई ए। इसी को अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स में लिखूं बेटे तो हो जाएगा ई प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स ई निगेटिव, और यहां पे एनर्जी रिलीज्ड है तो डेल्टा एच ई जी वन विल बी माइनस, निगेटिव। अच्छा, इसी में एक चीज सक्सेसिव वाली बात कर लीजिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करूं तो यहां पे मैं लिख देता हूं द डेल्टा एच Eg2 of any species is always positive, always positive. That is, if
we want to add one more electron, then we have to give extra energy to overcome the repulsive force of the already present extra electron. जो ऑलरेडी प्रेजेंट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए हमको रिपल्सिव फोर्स से लड़ना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं ई निगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ता हूं और इसको E2 निगेटिव बनाता हूं तो जो डेल्टा HEG2 है दैट इज पॉजिटिव। क्योंकि अब न्यूक्लियस किसी भी तरीके से और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार नहीं, और जब वो लेने के लिए अगर आप जबरदस्ती उसमें एक और इलेक्ट्रॉन डालना चाहते हो तो ऑल्दो द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज गोइंग टू बी अचीव्ड, मानता हूं, परंतु फिर भी जो पहले से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो उसे आने नहीं देगा और वी हैव टू फाइट विद द रिपल्सिव फोर्स, ए स्ट्रॉन्गर रिपल्सिव फोर्स। एक स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स से हमको फाइट करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन नीट 2016 में आया है। नीट 2016 में ऑक्सीजन के लिए उसने कहा है कि ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन अगर हम ऐड करें तो एनर्जी डेल्टा HEG1 निगेटिव है, लेकिन अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो उसके लिए पॉजिटिव है। देखिए उस क्वेश्चन की भी हम बात कर लेते हैं। यहां पर वो ये कह रहा है कि मैं पेन चेंज करके उस क्वेश्चन की बात करता हूं। देखिए यहीं पर थोड़ा सा आपको क्वेश्चन की तरफ ले जा रहा हूं। नीट 2016 में एक क्वेश्चन आया है, वो कह रहा है कि ऑक्सीजन 2 और 6, इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन डालिए तो इट विल फॉर्म ऑक्सीजन निगेटिव और डेल्टा HEG1 विल बी निगेटिव, मतलब एनर्जी विल बी रिलीज्ड, इट विल वेलकम द इलेक्ट्रॉन और 2 और 7 का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। लेकिन अगर इस O निगेटिव में हम ध्यान रखिएगा, O निगेटिव जो 2 और 7 है उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करें तो इट विल कन्वर्ट इनटू O2 निगेटिव और वो 2 और 8 हो जाएगा और उसके लिए डेल्टा HEG2 विल बी पॉजिटिव। अब साइंटिस्ट का कहना तो सही है कि O2 निगेटिव में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, उसके बाद भी डेल्टा HEG2 पॉजिटिव है, यस। तो ध्यान रखिएगा, इवन आफ्टर अचीविंग noble gas configuration, delta HEG2 is positive। ये क्वेश्चन था कि क्या ऐसा है? हाँ ऐसा है। क्यों? क्योंकि देयर इज ए स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स, वी हैव टू फाइट विद द स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स विद द ऑलरेडी प्रेजेंट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। जो ऑलरेडी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उससे फाइट करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी प्रेजेंट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से हमको जहां पर फाइट करना पड़ रहा है, इसलिए डेल्टा HEG2 तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो ये डेल्टा HEG की मैंने बात बताई।
अब बेटा इसके ट्रेंड की बात कर लेते हैं। ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल। इन द पीरियोडिक टेबल जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियड में, लेफ्ट टू राइट, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा हूं, साइज डिक्रीज कर रहा है। मोर ओवर वी आर गोइंग टूवर्ड्स नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन, इसलिए डेल्टा एच ई जी वन विल बी more and more नेगेटिव। यहां पर यही ध्यान दे लो, यहां पर दो प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम हमने अभी पीछे पढ़ी हैं और आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं यही लिख के दे रहा हूं कि डेल्टा एच ई जी वन ऑफ सेकंड ए का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 है, इज पॉजिटिव। भाई NS2 का कॉन्फ़िगरेशन है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब आप एक इलेक्ट्रॉन और डालते हो तो उसे NP में इलेक्ट्रॉन ले जाना पड़ेगा, ये तैयार नहीं है NP में इलेक्ट्रॉन ले जाने के लिए क्योंकि NS2 काफी स्टेबल। तो it is not ready to accept the electron. If the configuration is stable, then the element is not ready to accept the electron. तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि सेकंड ए के लिए डेल्टा एच ई जी वन का वैल्यू पॉजिटिव। इसी तरीके से डेल्टा एच ई जी वन ऑफ 15th ग्रुप, फिफ्थ ए, इज पॉजिटिव। क्यों? सेम भाई, अभी अभी हमने पढ़ा था फिफ्थ ए में क्या, NP3 का हाफ फील्ड का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब NP3 से NP4 नहीं करना चाहता, तो ये भी पॉजिटिव। मोरोवर इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन के लिए पॉजिटिव है, बाद बाकी के लिए जो है लगभग 0 के आसपास की वैल्यू आती है। और तीसरी बात इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि डेल्टा एच ई जी वन ऑफ नोबल गैसेस इज ऑल्सो पॉजिटिव। क्यों? नोबल गैसेस काय को इलेक्ट्रॉन लेगा भैया, अपने आप को काय को स्टेबल करेगा। भाई इलेक्ट्रॉन तो ये इसलिए एक्सेप्ट कर रहे थे ना एलिमेंट्स, क्योंकि ये टुवर्ड्स नोबल गैस भाग रहे थे। तो यहां पर ये तीन प्रॉब्लम्स हैं, ये तीनों चीजें आप लोग ध्यान रखें। ठीक है भैया। अच्छा, अब हम अगर ग्रुप की बात करें तो चलिए बेटे ग्रुप की बात कर लेते। लेट अस टॉक अबाउट द ग्रुप। व्हेन मूविंग अप टू डाउन इन द ग्रुप, delta H Eg1 will become less and less negative. क्यों? Z effective remains same and size increases because size increases. ऊपर से नीचे जा रहे हो, साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस बहुत ज्यादा ताकत से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच पा रहा, न्यूक्लियस का फोर्स डिक्रीज हो रहा है, स्क्रीनिंग फैक्ट बढ़ता जा रहा है, और डेल्टा एच ई जी वन लगातार कम से कम नेगेटिव होता चला जाएगा। बेटे अप टू डाउन अगर हम फैमिली में जा रहे हैं तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी देखिए। प्रॉब्लम्स हैं ऑक्सीजन फैमिली में, और प्रॉब्लम है जो है हमारे पास हेलोजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम की बात नहीं कर रहा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। डेल्टा एच ई जी वन का जो वैल्यू आता है वो सल्फर के लिए सबसे ज्यादा है, फिर सेलेनियम के लिए, फिर टेल्यूरियम के लिए, और ऑक्सीजन के लिए सबसे कम। ऐसा क्यों? ऑक्सीजन के लिए तो ज्यादा होना चाहिए था।
बेटा ऑक्सीजन बहुत छोटा है और इसमें रिपल्सन बहुत ज्यादा है। तो ये याद रखिएगा, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज एंड वेरी ग्रेट रिपल्सन। मैं लिख के दे रहा हूं, इसका कॉज है वेरी स्मॉल साइज एंड हाई वैल्यू ऑफ रिपल्सन। रिपल्सन का पावर बहुत ज्यादा है। अच्छा, एक फैमिली और जिसका नाम है हेलोजेंस। इन हेलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, bromine, iodine. Similarly, the delta Heg1 of fluorine becomes smaller than that of chlorine. तो डेल्टा Heg1 का जो वैल्यू होगा वो पहले क्लोरीन के लिए होगा, फिर फ्लोरीन के लिए, फिर ब्रोमीन के लिए और फिर आयोडीन के लिए। इसको ध्यान रखिएगा इस ऑर्डर में। यहां पर भी केस वही है। फ्लोरीन में प्रॉब्लम क्यों आया? फ्लोरीन में प्रॉब्लम इसलिए आया क्योंकि इसका साइज जो है, ध्यान रखिए, फ्लोरीन में प्रॉब्लम इसलिए आया क्योंकि फ्लोरीन के केस में साइज इज वेरी स्मॉल, स्मॉल साइज एंड हाई वैल्यू ऑफ रिपल्सन, हाई वैल्यू ऑफ रिपल्सन। फ्लोरीन का हाईली निगेटिव होना चाहिए था, लेकिन साइज छोटा है और रिपल्सन वैल्यू काफी ज्यादा है, इसलिए फ्लोरीन का डेल्टा Heg1 छोटा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ क्लोरीन। याद रहेगा मेरे बच्चों। ये मैंने आज आप लोगों को बेटा आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ट्रेंड्स के बारे में आप लोगों को बताया। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।